हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर हिस्ट्री का। हिस्ट्री से किसी ने अगर एमए किया है और बीएड किया है तो वो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है। और सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है हिंदी में, वो भी बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस किया हमने। कौन सी बुक से मतलब कौन सा टॉपिक कवर हो जाएगा वो भी हमने सब कुछ वहाँ एनालिसिस किया है। तो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का। अब सेकंड पेपर में आपके हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लास्ट पेज में चलते हैं हम और देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की हिस्ट्री पूछी जाएगी, उसमें 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं 55। और ग्रेजुएशन लेवल की हिस्ट्री भी 55 और पीजी की हिस्ट्री 10 नंबर की और एजुकेशनल साइकोलॉजी 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से जो 30 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पार्ट है वो है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेंगे और बाकी भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं आते हैं हिस्ट्री में। सिलेबस का पूरा एनालिसिस करते हैं वो भी हिंदी में डिटेल में। तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। आपको पता हो तो 300 नंबर का आपका पेपर था और 150 क्वेश्चन थे। और पिछली बार जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी? फर्स्ट पेपर 150 नंबर का होता है और ये सेकंड पेपर 300 नंबर का। टोटल 450 में से पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी और दोनों अलग अलग पेपरों में कितने कितने नंबर स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए थे, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कट ऑफ वगैरह सब कुछ उसका एनालिसिस, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर का सिलेबस में नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेंट सीनियर सेकेंडरी लेवल का, इसमें इनसाइट इंडियन कल्चर यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और जियोग्राफिकल फीचर्स एंड जियो स्ट्रेटजिक बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जो भौगोलिक सीमा वगैरह है और जियोग्राफिक फीचर्स मतलब उसको भूगोल की दृष्टि से, हिस्ट्री में भूगोल की दृष्टि से लिया गया है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड जैसे पूर्व ऐतिहासिक आप बोलते हैं उसको, प्राक ऐतिहासिक काल वो है। और इंडस एंड वैदिक कल्चर्स, सिंधु और वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, सिंधु और वैदिक संस्कृति में लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, ये सब कुछ है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण और पॉलिटी, इसमें राजनीति, कौन सी राजनीति? राजनीति वो जो सिंधु और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड राजनीतिक विकास था वो। सोसाइटी ग्रोथ ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का विकास सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार से हुआ। फिलोसॉफी एंड रिलीजियस एंड एथिक्स, ठीक है। काव्य एंड धर्म ये भी आने वाला है। और महाजनपद काल है, जैसे जैन, बुद्धिज़्म एंड पुरानिक। सल्तनत पीरियड है, जैसे स्टेट, पॉलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर डेवलपमेंट। सल्तनत काल में राज्य और सल्तनत काल का राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सल्तनत काल में। भक्ति आंदोलन, भक्ति मोमेंट एंड सूफीज़म कल्चर सिंथेसिस, सूफी और सांस्कृतिक संश्लेषण। कमिंग ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी यानी कि यूरोपीय जो भारत में आए थे उसका उस समय भारत में जो राजनीतिक फैक्टर थे और सोशल, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर है उनके बारे में, जो 18वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन आए थे उस समय का इतिहास है आपको पढ़ना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया सिंस 1757 टू 1857, बंगाल, मैसूर और मद्रास रेजिडेंसी। तो उस समय
ब्रिटिश रूल किस प्रकार से स्थापित हुआ था। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसे लेके 1857 तक अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से शासन किया उनके बारे में बंगाल और मराठा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, यानी कि मराठा और मैसूर का और बंगाल का जो प्रतिरोध था अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो किस प्रकार से हुआ था इसके बारे में। ग्रोथ ऑफ, अगला है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी, यानी कि ब्रिटिश पारामाउंटेसी की किस प्रकार से विकास हुआ। ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, उनका किस प्रकार से रूल चला था यहाँ पे सब कुछ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात किस प्रकार से संविधान के निर्माण की नींव रखी गई थी और किस प्रकार से संवैधानिक विकास अंग्रेज़ों के कारण जो संवैधानिक विकास हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में वो किस प्रकार से हुआ था। इस प्रकार से जैसे भारत शासन अधिनियम वगैरह ये सब पार्लियामेंट वगैरह इसमें आ जाएंगे। एंसाइड सिविलाइजेशंस, नील है, ग्रीक है, रोम है, चाइना है, जो प्राचीन सभ्यता है उनके आसपास में किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ का राजनीतिक विकास हुआ, वहाँ का ऐतिहासिक काल, वो सब कुछ नील, ग्रीक और रोम एंड चाइना। इमर्जेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो क्रिसमस बोलते हैं आप जिसको, क्रिस यानी कि उनका किस प्रकार से एमरजेंस हुआ था, यानी कि उनका किस प्रकार से एक विलय कह सकते हैं हम वो हुआ था। एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेंट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो राइज ऑफ एम्पायर्स, हर्यक, मौर्य, सोंग्स, सातवांश, गुप्त, वर्धन्स। तो भारत में ये ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है। भारत में जो साम्राज्यों का विकास जैसे हर्यक वंश का, मौर्य वंश का किस प्रकार से हुआ था, राजनीतिक, वर्धन वंश जैसे हर्षवर्धन वगैरह, सामाजिक और उस समय आर्थिक स्थिति और व्यापार वगैरह, कॉमर्स डेवलपमेंट विकास, कॉमर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का विकास जैसे कोई महल वगैरह, कोई मंदिर वगैरह, और लिटरेचर एंड साइंस, साहित्य कृतियाँ उस काल की। इमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेटस एंड संगम एज, राजपूत जो राज्य थे उस समय राजपूत राज्य किस प्रकार से राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ था और उनका शासनकाल वगैरह। इंडियन कल्चर एब्रॉड, जो भारत की संस्कृति है वो विदेशों में किस प्रकार से प्रसारित हुई थी। उसमें बहुत सारे हैंसांग वगैरह जो बाहर के जो धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले कवि वगैरह जो आए थे उन्होंने भारत की संस्कृति को किस प्रकार से विदेशों में प्रचारित किया था। मुगल इम्पेरियलिज्म, स्टेट पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। मुगल काल पूरा ही आ गया इसमें। और इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, 1857 वाली क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, नेचर, इवेंट्स, इंपॉर्टेंस एंड रिजल्ट्स, क्या परिणाम रहे थे 1857 क्रांति के और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म, रोल ऑफ एजुकेशन, प्रेस एंड द इमिनेंट लीडर्स। इसका मतलब है सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म, सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय, रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, उसमें शिक्षा का क्या रोल था, प्रेस एंड द इमिनेंट लीडर्स, जो भी उस समय महान नेता थे सामाजिक और धार्मिक सुधारों में, उनके बारे में। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लिए जो भारत ने 1885 कांग्रेस के अधिवेशन से लेकर 1919 तक, 1919 का जो
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में उस तक किस प्रकार से स्ट्रगल किया था, उस समय तक जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे उनके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें सभी कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह भी आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1858, 1858 के बाद में भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, संविधान बनने में कौन कौन से आंदोलनों की, कौन कौन से एक्ट की और कौन कौन से अधिवेशनों की भूमिका रही थी, उसके बारे में। रेनेसेंस ऑफ एंड रिफॉर्मेशन इन यूरोप, यूरोप के अंदर किस प्रकार से सुधार हुआ था, यूरोप के अंदर किस प्रकार से सुधार, रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सुधार। और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका में जो स्वतंत्र वार उस समय हुआ था उसके बारे में। स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में जो युद्ध ये, इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह उस समय, प्रथम विश्व युद्ध वगैरह इसमें भी आते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मर्केंटाइलिज्म, यानी कि औद्योगिक क्रांतियाँ हुई थी जैसे फ्रांस में, उसके बारे में। यूनिफिकेशन टू इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन माने तो एकात्मकता किस प्रकार से उसमें थी उस समय युद्धों में। सर्क्यूमस्टेंसेस लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो धुरी और मित्र राष्ट्र थे उसके बारे में पढ़ना है। और टोटलिटेरियनिज्म, नाजिज्म एंड फासिज्म, नाजीवाद और फासिज्म का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ था और उनका जो संघर्ष है उनके बारे में। सेकंड वर्ल्ड वार काउजेज एंड रिजल्ट्स, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम भुगतने पड़े थे, सब कुछ उस विश्व युद्ध से जो बाकी जो वर्ल्ड के देश थे उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की थी, ये सब कुछ आ गया। आगे बात करते हैं नॉलेज ऑफ पीजी लेवल की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं है। पीजी लेवल का आपका 10 क्वेश्चन का पोर्शन है, टोटल 20 नंबर है। पीजी लेवल में आगे आपकी चालुक्य, पल्लव एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी एंड आर्किटेक्चर, यानी कि पल्लव और चालुक्यों का किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन माने योगदान, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी, राजनीतिक विकास में किस प्रकार से चालुक्य, पल्लव और चोल्स का योगदान रहा था। आपको पता हो तो चालुक्य वंश से ही पंचायती राज वगैरह का सबसे पहला एक उदाहरण चालुक्य नहीं, वो तमिलनाडु वाला पल्लव वंश है उससे मिलता है। चालुक्य गुजरात का वंश है, उस समय भीम वगैरह ये सब चालुक्य वंश में। आर्किटेक्चर मतलब जो भी मंदिर वगैरह जैसे सोमदेव का मंदिर वगैरह उनके बारे में। तमिलनाडु में जो पल्लवों ने जितने भी मंदिर वगैरह बनाए, स्थापत्य कला, वो सब इसमें आ गए। राइज ऑफ सिख्स, जाट्स एंड मराठाज विथ स्पेशल रेफरेंस टू शिवाजीज कॉन्क्विस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिख और जाट का किस प्रकार से, मराठा, सिख और जाट का किस प्रकार से रेफरेंस किसका दिया है, शिवाजी का उस समय, यानी कि किस प्रकार से इन्होंने भूमिका निभाई थी, यानी कि किस प्रकार से संघर्ष किया था, कौन कौन से युद्ध हुए थे। शिवाजी इसमें रेफरेंस के तौर पर आपको शिवाजी कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शिवाजी का जो प्रशासन है वो, और कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय अभियान है शिवाजी के, वो ये सब कुछ आ गए। गांधीयन एरा, गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपाल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो गांधीयन काल, ये गांधी का पूरा काल आ गया। उस समय जिस समय गांधी थे उस समय कौन कौन सी घटना हुई थी, कौन कौन सी पार्टियां बनी थी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह सब कुछ इसमें आ गए। मुस्लिम्स लीग, रोल इन ऑफ जिन्ना एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग का किस प्रकार से रोल था भारत में उस समय, और जिन्ना का जो इंडिया पार्टिसिपेशन में किस प्रकार से जिन्ना का रोल था। इंडिया पार्टिसिपेशन मीन्स भारत का जो डिवाइडेशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने थे, उनमें जिन्ना की क्या भूमिका थी।
ग्रोथ ऑफ लाइबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद, समाजवाद, इनका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन एंड चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, रूस और चीन की क्रांति और उनके क्या परिणाम थे। इंटरनेशनलिज्म, लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया इसमें। लीग ऑफ नेशंस जो राष्ट्रों का समूह है, राष्ट्रों के लीग ऑफ नेशंस हो गया। और इंटरनेशनलिज्म जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है उसके बारे में। तो टोटल ये सिलेबस आ चुका है। अब आगे एजुकेशन साइकोलॉजी है, आप देख लेना, लर्नर, टीचर, ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी तो लगभग मैनेजिंग एडोलसेंस लर्नर, टीचिंग, लर्निंग, कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट पर जो संज्ञानात्मक विकास है, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी है, देखो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, यानी कि व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से 11th और 12th के जो सीनियर स्टूडेंट है उन पे अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ठीक है, और सीखने का सिद्धांत, यानी कि लर्निंग करैक्टरिस्टिज्म ऑफ एडोलसेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। टीचिंग पर किस प्रकार से एडोलसेंस माने किशोरावस्था का जो चारित्रिक विकास है वो किस प्रकार से किया जाए ये है, और उसको किस प्रकार से उन पे इम्प्लीकेशन उनका किया जाए। मैनेजिंग एडोलसेंस लर्नर, किस प्रकार से किशोर लर्नर को जो सीखने वाला है उसको मैनेज करना है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन वगैरह, किस प्रकार से समायोजन के सिद्धांत काम करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक विकास का सिद्धांत। इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरी बुद्धि आ गई इसमें, यानी कि कौन सी बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। संवेगात्मक बुद्धि का क्या रोल है, जो संवेगात्मक बुद्धि है किशोर अवस्था में किस प्रकार से उसका सबसे बड़ा रोल रहता है वो है। यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स फॉर नर्चरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स फॉर नर्चरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस को किस प्रकार से गाइड किया जा सकता है, कौन सी तकनीकें हैं उनके बारे में। इंस्ट्रक्शंस स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंस लर्नर। एडोलसेंस जो किशोर है उस समय 11th 12th में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सीनियर लेवल के, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स और इट्स यूज, उनका जो संप्रेषण क्षमता है, स्किल है, उसका किस प्रकार से विकास करना होगा, किस प्रकार से विकास किया जाता है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टेक्निक लर्निंग मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग के समय मटेरियल की क्या भूमिका है। रेडियो वगैरह आ गई, कंप्यूटर वगैरह। डिफरेंट टीचिंग अप्रोच है, जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे मिलजुल के जो लर्निंग होती है, सहयोगात्मक, वो होती है कोऑपरेटिव। एडवांस ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक उनकी जांच किस प्रकार से होनी चाहिए वो है। आईसीटी का पूरा ये मैटर आ गया, कॉन्सेप्ट आईसीटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट, सिस्टम अप्रोच इन इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर की पूरी भूमिका, कंप्यूटर किस प्रकार से लर्निंग में भूमिका निभाता है। फैक्टर्स ऑफ फैसिलिटेशंस, आईसीटी पेडागोजी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपके सामने, और नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ पूरी लेकर आने वाले, किस प्रकार से सेकंड पेपर में कितने मार्क्स हासिल किए थे, जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था आरपीसी की साइट पे सब कुछ दिया हुआ है वैसे, तो हम वहाँ से उठा के आपको ज़रूर ऑफिशियली बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।